जल्दी आओ बच्चों। ऑडियो वीडियो सब कुछ क्लियर है ना? अपनी क्लास स्टार्ट करें आज की? हाँ जी मैम, क्लास होगी कि नहीं? तुम लोग क्या हो? हाँ, तुम्हारी मैम को आए हुए क्लास में 1.5 मिनट हो गया, तुम कह रहे हो क्लास होगी कि नहीं होगी। हम क्या पढ़ रहे थे? हम ह्यूमन ब्लड, मानव का रक्त पढ़ रहे थे। ह्यूमन ब्लड में प्लाज्मा पढ़ लिया था, आरबीसी पढ़ लिया था। कल की क्लास में लास्ट में हम यही कॉन्सेप्ट पढ़ के गए थे कि पहाड़ों पर जब हम जाते हैं तो 5 से 8% तक आरबीसी हमारे बॉडी में बढ़ सकती है, लेकिन रात को सोते समय हमारे बॉडी में 5% तक आरबीसी की संख्या घट सकती है। अब आज हमें पढ़ना है किसके बारे में? डब्ल्यूबीसीज के बारे में। लिखो फटाक से। हमारे खून में जो सफेद रक्त कोशिकाएं होती हैं, जिनको हम व्हाइट ब्लड सेल्स कहते हैं, है ना? व्हाइट ब्लड सेल्स, सफेद रक्त कोशिकाएं या सफेद रक्त कणिकाएं जो व्हाइट हैं, जिनके पास हेमोग्लोबिन नहीं है, उनको हम सफेद रक्त कोशिका कहते हैं। बच्चा, हेमोग्लोबिन जिसके पास था उसको हमने पढ़ दिया, क्या था वो आरबीसी था। तो सिंपल सी बात है क्या कि मैम डब्ल्यूबीसीज वो हैं जिनके पास क्या नहीं है? जिनके पास एचबी नहीं है। एचबी के आगे मैंने क्रॉस लगा दिया। एचबी का मतलब है यहाँ पे हीमोग्लोबिन। डब्ल्यूबीसीज के पास हीमोग्लोबिन नहीं होता है, इसलिए बेचारी लाल कलर की नहीं है। लाल कलर वाली कौन सी होती है? रेड ब्लड सेल्स होती हैं, आरबीसीज होती हैं, है ना? अब नेक्स्ट अगला पॉइंट सुनो जरा। डब्ल्यूबीसीज का दूसरा नाम क्या होता है? जैसे हमने आरबीसी को क्या कहा था? एरिथ्रोसाइट कहा था। वैसे हम डब्ल्यूबीसी को और किस नाम से पुकार सकते हैं? डब्ल्यूबीसी को हम कहते हैं ल्यूकोसाइट्स। बच्चों, कभी भी आप अपने ब्लड की रिपोर्ट पढ़ते हो ना, तो उस ब्लड की रिपोर्ट्स में लिखा हुआ आता है ल्यूकोसाइट्स इतनी हैं और इतनी होनी चाहिए। तो वो ल्यूकोसाइट्स किसके बारे में बात कर रहा है? वो डब्ल्यूबीसी के बारे में बात कर रहा है। वो सफेद रक्त कोशिकाओं के बारे में बात कर रहा है। आरबीसीज को हमने एरिथ्रोसाइट्स बोला था, डब्ल्यूबीसीज को हम क्या बोलते हैं? ल्यूकोसाइट्स कहते हैं। ठीक है बच्चों, जैसे जैसे आरबीसी पढ़ा था ठीक वैसे ही डब्ल्यूबीसी पढ़ना है हमें। सबसे पहला पॉइंट, मैम डब्ल्यूबीसी कितनी होनी चाहिए? इनकी क्वांटिटी कितनी है, संख्या कितनी है? तो कल की क्लास में मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाया था कि आरबीसी सबसे ज्यादा होती हैं और डब्ल्यूबीसी सबसे कम होती है क्वांटिटी में, है ना? जब बात करते हैं बच्चा, ये सिर्फ हजारों में होती है और कितनी हजार? 8000 से 10,000 पर 100 ml एचबी। अगर 100 ml आपका एचबी निकालूं, मैं हीमोग्लोबिन निकालूं, तो उसमें कितनी आनी चाहिए? सिर्फ 8 से 10,000 आनी चाहिए बच्चों। जबकि आपको याद है आरबीसीज कितनी थी? आरबीसीज में मिलियंस में थी। कितनी मिलियन? 4 से 5 मिलियन। तो आपसे एग्जामिनर पूछता है कि व्हाट इज द रेशियो ऑफ क्वांटिटी आरबीसीज एंड डब्ल्यूबीसी। आरबीसी और डब्ल्यूबीसी की संख्या का अनुपात क्या है? 600:1 होता है बेटा। अब निकालने मत बैठ जाना, ठीक है? कुछ गणित वाले विद्यार्थी होते हैं, दिल पे ले लेते हैं बात को, है ना? आपको सिर्फ ये याद रखना है कि आरबीसी जहां पे 600 होती हैं, डब्ल्यूबीसी का अनुपात 1 होना चाहिए बच्चा। आरबीसी और डब्ल्यूबीसी की संख्या का अनुपात 600:1 होता है बेटा। अगर यहीं पे प्लेटलेट्स का भी पूछ ले तो आप ऐड कर लो। प्लेटलेट्स जिनको हम क्या कहते हैं? बिंबाणु कोशिका कहते हैं हिंदी में। बिंबाणु कोशिका कितनी होती हैं? लाखों में होती हैं। तो इन तीनों का रेशियो पूछे तो ऐसे करना है, 600:1:40। अब बच्चों, आपका एग्जामिनर शातिर निकल जाए, वो पूछ ले आपसे डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स की संख्या का अनुपात, तो क्या होगा? 1:40। और वो पूछ ले प्लेटलेट्स और आरबीसी की संख्या का अनुपात, तो आप बोलोगे 40:600। तो पहले देख लेना पहले क्या लिखा है? आरबीसी लिखा है, डब्ल्यूबीसी लिखा है, क्या लिखा है? ठीक है, तो ध्यान से देखना पहले। तो आरबीसी जहां पे 600 होनी चाहिए, डब्ल्यूबीसी 1 होनी चाहिए, प्लेटलेट्स 40 होनी चाहिए बच्चा। ये इनकी संख्या का अनुपात होता है, राइट? चलो अगली बात पे, क्योंकि मैम ने कल बताया था आरबीसी मिलियंस में होती हैं, एम मतलब मिलियंस, डब्ल्यूबीसी हजारों में होती हैं, टी मतलब थाउजेंड्स, प्लेटलेट्स एल यानी लैक्स में होती हैं। तो ये इनकी संख्या का अनुपात होता है, ये आपको आंसर करना है। अगली बात, जब बात करते हैं बच्चा डब्ल्यूबीसी की, तो मुझे फटाक से बता दो डब्ल्यूबीसी कितनी होती है? पता लग गया। कहां बनेंगी? डब्ल्यूबीसी का फॉर्मेशन कहां होता है? ये सफेद रक्त कोशिकाओं का निर्माण कहां होगा? मैम जहां खून बनेगा वहीं तो डब्ल्यूबीसी बनेंगी। हाँ जी, और खून कहां बनता है? खून कहां बनता है? जल्दी बताओ। खून मैम बोन मैरो में बनता है, अस्थि मज्जा में बनता है। किसमें? अस्थि मज्जा में। तो बताओ बच्चों डब्ल्यूबीसी भी कहां बनेंगी? बोन मैरो में बनेंगी। अब कोई बच्चा ये नहीं पूछेगा बोन मैरो क्या होता है ना? क्योंकि बहुत पढ़ा दिया है।
राइट, आई बस समझ में। तो फॉर्मेशन WBCs का वही होगा जहां पे खून बनता है। अब मैम कितने दिन सरवाइव करेंगी, इनका लाइफ स्पेन क्या है, इनका जीवन काल क्या है? तो इनके जीवन काल की जब बात करते हैं तो बुक्स में लिखा हुआ होता है WBC का जीवन काल सिर्फ 2 से 4 दिनों का होता है। जी हाँ, 2 से 4 दिन तक सरवाइव करते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं मैक्सिमम कितना हो सकता है, 21 दिन का, 21 डेज का। अब मैम ये अलग अलग क्यों है? बेटा अलग अलग प्रकार की WBC होती है, RBC का कोई प्रकार नहीं है। आज मैं पढ़ाऊंगी WBC 5 प्रकार की होती है। तो कुछ WBC होती है ना वो 2-4 दिन जिंदा रहती है, कुछ 8-10 दिन रह सकती हैं, कुछ 15-20 दिन रह सकती हैं। तो अगर आपसे एग्जामिनर पूछ रहे हैं WBC की जीवन काल कितना है, तो ऑप्शन में 2 से 4 दिन है, तो उसको ठीक करके आ जाना। लेकिन अगर बोले मैक्सिमम कितना, अधिकांश मतलब अधिकतर मतलब सबसे लास्ट लिमिट क्या है WBC के जिंदा रहने की, 21 दिन की है, 21 दिन की है। ठीक है, चलो नेक्स्ट पॉइंट पे बात करते हैं हम किसके बारे में बच्चा, WBC बनी कहां, बोन मैरो में, कितना दिन सरवाइव करी, 2 से 4 दिन या 21 दिन तक। उसके बाद क्या हो जाएगी, WBC की डेथ हो जाएगी बेटा, मर जाएंगी, मृत्यु हो जाएगी। अब सुनो WBC मरती हैं कहां, एक तो ब्लड में ही, खून में ही है, खून में ही मर सकती हैं। ठीक है, दूसरा आप बताओगे थोड़े बहुत WBCs जो होती हैं वो लीवर के पास भी जा सकती हैं मरने के लिए। वो किसके पास जा सकती है, यकृत के पास जा सकती है। और कुछ किताबों में लिखा हुआ होता है कि WBC स्प्लीन में जा सकती हैं। अब मैं आपको एक पॉइंट यहां पे क्लियर कर देना चाहती हूं, सबसे ज्यादा स्प्लीन में RBC जाके मरती है, इसीलिए हम कहते हैं RBC का कब्रिस्तान प्लीहा या स्प्लीन होता है बेटा। ठीक है, लेकिन अगर एग्जामिनर पूछ ले कभी कभार कि WBC कहां जाके मर सकते हैं, तो जब RBC जाती है ना तो उनके साथ थोड़ी बहुत WBC जाके स्प्लीन में मर सकती हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं सबसे ज्यादा WBC खून में ही मरती हैं बेटा, खून में सबसे ज्यादा मरती हैं बेटा। जैसे मैंने कल पढ़ाया था ना RBC सबसे ज्यादा स्प्लीन में मरती हैं। तो अब आपका पेपर तो ऑप्शनल है, आपको तो ऑप्शन देके टिक करना है। हाँ, जब भी एग्जामिनर पूछेगा तो ऐसा कभी भी नहीं होगा, ऐसा कभी भी नहीं होगा कि वो सारे ऑप्शन दे दे, सारे ऑप्शन नहीं दे सकता बेटा। ठीक है, सारे ऑप्शन नहीं दे सकता। चलो, तो RBC की मृत्यु कहां हुई है मैम, खून में सबसे ज्यादा मरती हैं, अलग से नहीं जाती है, खून में मर जाती है। अब मुझे ये बताओ जहां पे मरी हैं वहीं पे तो रीजनरेशन होंगी, है ना। अगर आपसे पूछ ले WBC का रीजनरेशन कहां होता है, इनका पुनर्निर्माण कहां होगा, ये वापस से कहां रीजनरेट हो सकती हैं, तो जो ब्लड में मरती है ना वही वापस रीजनरेट भी हो जाती है। खून में ही मरती हैं, खून में वापस रीजनरेट हो जाती है। मैम मैथ्स की क्लास समझ में नहीं आती है तो बेटा मैथ्स के टीचर को बोलो ना, मुझे थोड़ी ना पता है ना। तो रीजनरेशन वापस से WBCs का कहां हो जाता है, खून में ही मरती हैं, खून में ही वापस जिंदा हो जाती है। अगला पॉइंट जिसको आपको स्टार करके लिखना है बेटा, WBCs के पास न्यूक्लियस होता है। RBC के पास न्यूक्लियस था क्या, नहीं मैम। RBC के पास माइटोकॉन्ड्रिया था क्या, नहीं मैम। लेकिन बच्चों याद रखिएगा WBC में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। न्यूक्लियस एंड माइटोकॉन्ड्रिया दोनों लिख दो आप, न्यूक्लियस एंड माइटोकॉन्ड्रिया आर प्रेजेंट इन WBC। सफेद रक्त कोशिकाओं में केंद्रक और माइटोकॉन्ड्रिया दोनों पाया जाता है। लिखो, सफेद रक्त कोशिका या WBC में केंद्रक और माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया को हिंदी में माइटोकॉन्ड्रिया या सूत्र कणिकाएं बोलते हैं। तो WBC के पास दोनों चीजें होती हैं बेटा, न्यूक्लियस, मेन तो न्यूक्लियस है जो एग्जाम में आता है, केंद्रक और सूत्र कणिकाएं पाए जाते हैं किसके पास, WBC सफेद रक्त कोशिकाओं के पास। जब भी आप कोई WBC देखोगे तो उसके अंदर आपको न्यूक्लियस दिखेगा ही दिखेगा। मैम दिखाओ, मैम दिखाओ, चलो अभी दिखाते हैं। मैम दिखाओ तो माने हम कि हाँ WBC के पास न्यूक्लियस है। मैं आपको कुछ WBCs दिखा रही हूं प्यारे बच्चों, ये RBC था ना, RBC में कहीं न्यूक्लियस दिख रहा है, नो मैम, नो मैम। अब मैं आपको WBC दिखा रही हूं, ये सारी WBCs हैं, ये सारी WBC अभी एक एक करके सब पढ़ेंगे। इन सब में आप देखो, ये देखो एक नहीं, दो नहीं, 3 न्यूक्लियस लेके बैठी है। इसके पास 2 न्यूक्लियस है, इसके पास एक बड़ा एक छोटा न्यूक्लियस, इसके पास रहा न्यूक्लियस, इसके पास रहा न्यूक्लियस।
लेकिन अब ध्यान से देखोगे तो आपको सब में क्या दिख रहा है? न्यूक्लियस दिख रहा है। तो WBCs जो होती हैं उनके पास क्या होता है? केंद्रक पाया जाता है बच्चा, ये न्यूक्लियस को रखती हैं। RBC मैंने कल की क्लास में पढ़ाया था, हमारे शरीर के अंदर इकलौती ऐसी सेल है जिनके पास न्यूक्लियस नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट, जब WBC के शेप की बात करते हैं कि WBC की आकृति कैसी दिखती है, अब मुझे जरा कमेंट करके ये बताना RBC का आकृति कैसा था। कल मैंने पढ़ाया था ना, RBC का शेप कैसा दिख रहा था। जब मैं WBC की बात करती हूं तो WBC का कोई भी फिक्स शेप नहीं है बेटा, नो फिक्स्ड शेप, कोई निश्चित आकार की नहीं होती है WBC, यानी कि इनका आकार फिक्स नहीं है, यानी ये अनिश्चित आकार की होती है बेटा, इनका आकार फिक्स नहीं है। क्यों नहीं है? अभी 2 मिनट के बाद समझ में आ जाएगा। ये WBC कभी ऐसे रहती हैं, देखना आप ध्यान से, कभी ये WBC ऐसे रह सकती है, कभी ये WBC ऐसे रह सकती है। फिक्स है क्या? नहीं है ना, नहीं है ना। आपने पढ़ा होगा अमीबा के बारे में, है ना, कितने बच्चों ने पढ़ा है कि अमीबा का आकार फिक्स नहीं होता है। तो ठीक जैसे अमीबा का आकार फिक्स नहीं होता है ना, वैसे ही WBC का भी आकार फिक्स नहीं होता है। तो कुछ किताबें वाले पता है क्या लिख देते हैं? WBC का आकार अमीबा के आकार का जैसा होता है। भैया अमीबा का भी तो आकार फिक्स नहीं है ना, तो वैसे WBC का भी आकार फिक्स नहीं होता है। इनका काम ही ऐसा है बेचारियों का, इनका काम ही ऐसा है। ये देखो बेटा, ये WBC अलग शेप की दिख रही होंगी, ये अलग दिख रही होंगी, अलग दिख रही होंगी, कैसे भी दिख सकती हैं ये WBC, फिक्स आकार नहीं है इनका। क्यों नहीं है? अभी थोड़ी देर के बाद पढ़ाऊंगी। तो WBCs को हम ल्यूकोसाइट्स कहते हैं, 2 से 4 दिन सर्वाइव करती हैं ये, और बच्चों इनके पास न्यूक्लियस होता है। और आप ये बात बताना कि इनका शेप जो होता है वो फिक्स नहीं होता, और ये हजारों की संख्या में होती है। अब इनका आकार फिक्स नहीं है, इसका रीजन सुनो। इनका आकार फिक्स नहीं है इनके काम की वजह से। क्या काम करती हैं WBC? WBC का कार्य क्या है? WBC हमारे खून में होती हैं, और पता है ये WBC क्या करती हैं? आपको बीमारियों से बचाती हैं। कैसे? तो WBC का काम होता है इम्यूनिटी देना। WBCs क्या करती हैं? इम्यूनिटी प्रोवाइड करती हैं। लिखोगे, इट प्रोवाइड्स इम्यूनिटी। इम्यूनिटी का मतलब होता है रोगों से लड़ने की प्रतिरोधक क्षमता, रोगों से लड़ने की प्रतिरोधक क्षमता। हमें एक लाइन में बोलूं बेटा, तो हमें बीमारी क्यों होती है? पहले ये बताओ, कोई मुझे बच्चा बता सकता है बीमार क्यों पड़ते हो? चलो मैं बताती हूं। जब भी हमारे शरीर के अंदर बाहर से कोई बैक्टीरिया, जीवाणु आ गया, कोई वायरस आ गया, कोई फंगस, कवक आ गया, कोई ऐसा पार्टिकल आ गया जो हमारे शरीर का नहीं, हमारे बॉडी में इन्फेक्शन कर दिया, तब हम बीमार होते हैं बेटा, तब हम बीमार होते हैं। ठीक है, तो क्या करता है WBC? जब भी बाहर से कोई भी इन्फेक्शन आता है, संक्रमण आता है, मैम इन्फेक्शन क्या होता है बेटा? जो हमें बीमारी करने आया है बाहर से, वो इन्फेक्शन है। तो इन सब के खिलाफ लड़ाई करने का काम करता है। ये बैक्टीरिया को मार गिराता है, ये वायरस को मार गिराने का काम करता है। और अगर WBC बैक्टीरिया वायरस को नहीं मारता तो वो बैक्टीरिया वायरस हमें बीमारी कर देता। तो ये जो इन्फेक्शन, संक्रमण के खिलाफ लड़ाई करना और लड़ाई करके उसको मार गिराना और हमें बीमारियों से बचा लेने की पावर होती है ना, इसी को इम्यूनिटी कहते हैं। बोलते हैं ना, फलाना इंसान की इम्यूनिटी कमजोर है इसलिए हर दिन जुकाम खांसी रहता है इसको, फलाना इंसान का इम्यून सिस्टम तगड़ा है इसलिए वो बीमार नहीं पड़ता है। तो इम्यूनिटी क्या होता है? रोगों से लड़ने की प्रतिरोधक क्षमता होती है। जब भी हमारे बॉडी में कोई रोग होता है तो उस रोग से फाइट करने की जो पावर होती है, जो क्षमता होती है, उसको हम इम्यूनिटी कहते हैं। और यही इम्यूनिटी देने का काम किसका होता है? WBCs का होता है, व्हाइट ब्लड सेल्स का होता है। एक लाइन में बताऊं तो हमें बीमारियों से बचाने वाली कौन सी ब्लड सेल्स होती हैं? WBC होती है। तो कल एक बच्चे ने पूछा था ना कि मैम मेरी रिपोर्ट में WBC बढ़ी हुई आई है। बेटा मान लो आपको सर्दी जुकाम या कोई बैक्टीरिया वायरस आपके बॉडी में आया, आप बीमार हो, आप डॉक्टर के पास जाओगे, डॉक्टर बोलेगा टाइफाइड हो गया है ना, डॉक्टर बोलेगा कोई वायरस आ गया है, रेबीज हो गया, कुछ भी बोलेगा। तो जब भी आपकी रिपोर्ट्स के अंदर WBC संख्या में बढ़ी हुई आ जाए तो समझना या तो आपको इन्फेक्शन है,
आपको कोई बीमारी है या आप अभी बीमारी से जस्ट रिकवर हुए हैं। क्योंकि भाई WBC अपनी संख्या तभी बढ़ाता है जब उसको बाहर से कोई इन्फेक्शन दिख गया, बाहर से कोई संक्रमण आया तो WBC अपनी संख्या बढ़ा लेगी। तो जब भी आपकी ब्लड रिपोर्ट्स में, अच्छा डॉक्टर बोलता है CBC करवा लो, ब्लड रिपोर्ट की रिपोर्ट लेके आना, फिर बताऊंगा आपको इन्फेक्शन है कि नहीं, आपको जुकाम है या नॉर्मल बुखार है, डॉक्टर कैसे बता देता है? अगर डॉक्टर को WBCs बढ़ी हुई दिखेंगी तो डॉक्टर बोलेगा हाँ भाई कोई इन्फेक्शन है आपको, कोई ना कोई बीमारी है आपको, कोई ना कोई आपको बीमारी है ना। तो कहने का मतलब है WBC का काम होता है इम्यूनिटी देना, रोगों से लड़ने की प्रतिरोधक क्षमता देना, हमें बीमारियों से बचाना, इन्फेक्शन, जर्म्स, बैक्टीरिया, वायरस के अगेंस्ट लड़ाई करना। इसीलिए आपको पता है WBCs के क्या क्या नाम होते हैं? पता है आप WBCs को बोलते हो फाइटर सेल्स, इन्हीं को बोलते हैं फाइटर सेल्स। फाइटर का मतलब क्या होता है? लड़ाई करना। किससे लड़ाई करना? जर्म्स, बैक्टीरिया, वायरस, इन्फेक्शन से लड़ाई करना। WBCs को कहते हैं बॉडीगार्ड ऑफ ह्यूमन बॉडी। अरे बॉडीगार्ड का काम क्या होता है? जैसे आप जानते हैं मोदी जी के चारों तरफ क्या रहते हैं? बॉडीगार्ड्स रहते हैं, ताकि मोदी जी पे कोई दुश्मन अटैक ना कर दे। ऐसे ही हमारे शरीर में कोई दुश्मन ना आ जाए, कोई बैक्टीरिया, कोई वायरस ना आ जाए, तो हमारे बॉडी में बॉडीगार्ड सेल्स हैं। कौन सी बॉडीगार्ड सेल्स है? वो WBCs है। ऐसे ही बोलते हैं हम WBC को सोल्जर सेल्स। बच्चा सोल्जर सेल्स का मतलब क्या होता है? सैनिक कोशिकाएं। जैसे हमारे सैनिक भाई होते हैं, वो सीमा पे सुरक्षा कर रहे हैं, है ना, ताकि कोई आतंकवादी हमारे देश में ना घुस जाए। वैसे हमारे बॉडी में कोई इन्फेक्शन ना घुस जाए, तो हमारे बॉडी में सोल्जर सेल्स हैं, और उन्हीं सोल्जर सेल्स को हम क्या कहते हैं? WBCs कहते हैं। WBCs को ही हम कहते हैं इम्यून सेल्स। इम्यून सेल्स का मतलब होता है बीमारियों से बचाने वाली कोशिकाएं। तो बच्चा ये इतने सारे नाम जो होते हैं ना, ये सारे किसके नाम होते हैं? WBC के। आपसे पूछे हमारे शरीर की फाइटर सेल्स, लड़ाई करने वाली कोशिकाएं, बॉडीगार्ड कोशिकाएं, सैनिक कोशिकाएं, इम्यून सेल्स, इन्फेक्शन से लड़ाई करने वाली सेल्स कौन सी हैं? आपका आंसर होगा WBC। WBC हमें बीमारियों से बचाते हैं, क्योंकि बीमारी करने के लिए बाहर से जो संक्रमण आता है उसके अगेंस्ट लड़ाई करती है, उसको मार गिराती है। तो अगर आपके बॉडी में WBC कम हो जाए, इसका मतलब भाई क्या हो गया? आपकी इम्यूनिटी लो हो गई। इसका मतलब आपको कोई भी बाहर से इंफेक्शन आएगा और आपके बॉडी को खत्म कर जाएगा, है ना। आई बात समझ में? हाँ जी मैम। तो WBCs का काम क्या होता है? इतनी बात समझ में आई? जी हाँ मैम। WBC का आकार इसीलिए फिक्स नहीं है। अरे भाई कोई इन्फेक्शन एक प्रकार का थोड़ी ना होता है। कोई बैक्टीरिया लंबे होते हैं, कोई गोल होते हैं, कोई छड़ के आकार के होते हैं, है ना। जब अलग अलग प्रकार का इन्फेक्शन है, अलग अलग प्रकार के बैक्टीरिया, वायरस हैं, तो WBC भी अपना शेप अलग अलग तरीके से रखता है। इसको जैसा कोई दिखेगा जो बीमारी करने आया है, वैसा ही अपना आकार बना लेगी। इसीलिए WBC कभी ऐसे रहती हैं, कभी ऐसे रहती है, कभी ऐसे रहती है। तो आपसे कोई पूछे WBC का आकार फिक्स क्यों नहीं है, आप बोलोगे क्या बीमारियां एक ही प्रकार की होती हैं क्या? क्या इन्फेक्शन एक ही प्रकार के होते हैं क्या? जैसे बहुत सारे प्रकार के जीवाणु, विषाणु हैं, बहुत सारे प्रकार के इन्फेक्शंस हैं, वैसे ही बहुत सारे प्रकार की WBC और अलग अलग आकृति की होती हैं। इनको जैसी जगह मिलेगी वैसी अपने आप को फिट कर लेती हैं। जैसा देश वैसा भेष बोलते हैं ना, जैसे देवता वैसी पूजा। तो जैसा इन्फेक्शन वैसा WBC अपना आकार, आकृति कर लेती है। तो WBC का कोई आकार, आकृति फिक्स नहीं है बच्चों, क्योंकि WBC का काम होता है इम्यूनिटी देना। इम्यून सेल्स का हिस्सा होती हैं ये, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट में। बच्चों बीमारियां तो बहुत प्रकार की होती है मैम, तो WBC के भी प्रकार हैं। यहां से बहुत क्वेश्चन बनेंगे, बहुत क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है। वीडियो ठीक नहीं दिख रहा है, वीडियो तो यहां से ठीक ही दिख रहा है बेटा। सुनो WBC कितने प्रकार की होती है, बहुत ध्यान से समझना बच्चों, यहां से बहुत क्वेश्चन बनेंगे अपने, है ना। पहली WBC होती है, क्लासिफिकेशन करते हैं तो पहली वाली को बोलते हैं ग्रैन्युलोसाइट्स। ग्रैन्युलोसाइट्स हिंदी में बोलते हैं कणिकामय WBC, कणिकामय। और दूसरी तरफ जो होती हैं उनको बोलते हैं एग्रैन्युलोसाइट्स। इनका मतलब क्या होता है अभी आपको समझाएंगे। एग्रैन्युलोसाइट्स हिंदी में बोलते हैं एक कणिकामय,
बिना कणिका वाली। अब मेरी बात को गौर से सुनिएगा, फिर आपको फोटो दिखाएंगे कैसी होती है WBC। कुछ ऐसी WBC होती हैं जिनकी सरफेस पर ग्रेन्यूल्स होते हैं। ग्रेन्यूल का मतलब होता है पार्टिकल को बोलते हैं कण। हम कण को कैसे दर्शाते हैं? ऐसे। तो ऐसी WBC जिनकी सरफेस पर ऐसे छोटे छोटे ग्रेन्यूल्स हों, ऐसे छोटे छोटे पार्टिकल्स हों, ऐसे छोटे छोटे कण हों, उनको हम ग्रेन्युलोसाइट WBC कहते हैं। और ऐसी WBC जिनकी सरफेस पर कण नहीं पाए जाते, कण नहीं, ग्रेन्यूल्स नहीं प्रेजेंट होते हैं। ग्रेन्यूल्स का मतलब होता है पार्टिकल्स। मान लो ये WBC है और इसके अंदर कोई ग्रेन्यूल नहीं है, कोई कण नहीं है, तो हम क्या बोलेंगे? हम क्या बोलेंगे? ये एग्रेन्युलोसाइट है। मैम फोटो दिखाओ। चलो फोटो दिखाते हैं। बेटा इस WBC को देखो, इसमें छोटे छोटे पार्टिकल दिख रहे हैं। हाँ मैम, तो ये क्या है? ये ग्रेन्युलोसाइट है। अब यहीं पे दूसरा WBC देखो, इसकी सरफेस पर कहीं पर भी आपको कोई छोटे छोटे पार्टिकल्स दिख रहे हैं क्या? नो मैम, इसका मतलब ये क्या है? ये एग्रेन्युलोसाइट WBC है। अरे तो वो WBC जिसके सरफेस एरिया पर छोटे छोटे डॉट पार्टिकल्स होते हैं उनको ग्रेन्युलोसाइट्स कहते हैं, जिन पे नहीं होते हैं उनको एग्रेन्युलोसाइट्स कहते हैं। खत्म बात। ये परिभाषा कोई नहीं पूछेगा आपसे एग्जाम में। एग्जाम में पूछेगा तो पूछेगा ग्रेन्युलोसाइट WBC कितनी प्रकार की होती हैं, तो इसका आगे लिखो, ये 3 प्रकार की होती हैं बेटा। कौन कौन सी? नंबर 1 पे लिख दो बेसोफिल्स। अरे कभी आप बीमार हुए होंगे, आपको सर्दी जुकाम हुआ होगा, आपके खून में इन्फेक्शन हुआ होगा, तो डॉक्टर ने आपसे ब्लड की रिपोर्ट मंगवाई होगी और उस ब्लड की रिपोर्ट्स में ये सारी WBC लाइन से लिखी हुई होती हैं। कभी पढ़ लेना ब्लड की रिपोर्ट, आपको समझ में आ जाएगा कि मैम क्या कह रही थी। बेसोफिल्स, इसिनोफिल्स। नंबर 2 पे आती हैं, उसको बोलते हैं इसिनोफिल्स। इसिनो या इओसिनोफिल्स जैसे भी आप प्रोनाउंस करते हैं, क्योंकि प्रोनाउंसिएशन का कोई नंबर तो है नहीं अपने यहाँ। और 3 नंबर पे आती हैं, उनको बोलते हैं न्यूट्रोफिल्स। न्यूट्रोफिल्स। अरे प्यारे प्यारे बच्चों, बहुत ध्यान से पढ़ने, यहां से बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे और एग्जामिनर पूछता भी है। ठीक है, कौन कौन सी? बेसोफिल्स, इसिनोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स। ये तीनों WBCs ऐसी हैं जिनके सरफेस एरिया पर पार्टिकल्स, कण पाए जाते हैं। ठीक है। और एग्रेन्युलोसाइट्स 2 टाइप की होती हैं। कौन कौन सी? मोनोसाइट्स एंड लिम्फोसाइट्स। कभी आपने जिंदगी में ब्लड का रिपोर्ट पढ़ा होगा तो ये सारे नाम उस रिपोर्ट में लिखे हुए होते हैं। अगर नहीं पढ़ा है, कभी पढ़ना आगे चलकर, आपको ये सारे नाम मिलेंगे इस रिपोर्ट में। मोनोसाइट एंड लिम्फोसाइट्स सेम नाम हिंदी में है। तो बेटा मुझे ये बता दो WBC कितने प्रकार की होती हैं? कुल 5 प्रकार की WBC होती है। 5 प्रकार की WBC होती हैं। आप खुद से देख लो कौन कौन सी मैम? बेसोफिल्स, इसिनोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स, मोनोसाइट्स एंड लिम्फोसाइट्स। अब आपकी मैम आपको इनकी फोटो दिखाने जा रही है। ठीक है, ये रही इनकी फोटो। NCERT का फोटो है ये, और आप ध्यान से देख रहे हो इस NCERT की फोटो में, ध्यान से देख रहे हो तो आप देखिए बेटा, न्यूट्रोफिल, इसिनोफिल, बेसोफिल, लिम्फोसाइट, मोनोसाइट, ये सारी क्या है? ये पांचों के पांचों WBC हैं। तो आपसे कोई पूछ ले कितने प्रकार की होती हैं, कितने प्रकार की WBC होती हैं? 5 प्रकार की। मैम RBC नहीं होती। RBC का कोई प्रकार नहीं होता। RBC का एक ही काम होता है, ऑक्सीजन और CO2 को ट्रांसपोर्ट करना। ठीक है। अब बच्चों ध्यान से सुनो, मैंने कहा ये WBC है, WBC में क्या होगा? न्यूक्लियस होगा। हाँ जी मैम। मैम ये अलग अलग प्रकार के WBC क्यों है? क्योंकि अलग अलग बीमारियों से बचाती हैं आपको। कैसे बचाती हैं अभी समझ में आ जाएगा। अब मेरी बात को जरा ध्यान से सुन लीजिए। 4 क्वेश्चंस मैं सीधे करवा रही हूं,
एग्जाम में आता है इन पांचों में से सबसे ज्यादा डब्ल्यूबीसी कौन सी है हमारे खून में? न्यूट्रोफिल्स के नीचे लिख दो, ये मैक्सिमम होती हैं। आप जानते हैं इन पांचों में 60 से 65% में ओनली न्यूट्रोफिल्स हैं। इसका मतलब मैम हमारे खून में सबसे ज्यादा कौन सी डब्ल्यूबीसी है? तो वो न्यूट्रोफिल्स है। सबसे कम कौन सी है? बेसोफिल्स। ये मिनिमम होती हैं, ये सबसे कम है बच्चा डब्ल्यूबीसी, सिर्फ 0.1 से 0.5% में होती है। परसेंटेज नहीं याद करना है आपको। अरे मोनोसाइट जो होता है वो लार्जेस्ट डब्ल्यूबीसी है, ये सबसे बड़ी डब्ल्यूबीसी है बच्चा। और लिम्फोसाइट स्मॉलेस्ट डब्ल्यूबीसी है, सबसे छोटी डब्ल्यूबीसी। तो 4 क्वेश्चन तो मैंने उंगलियों पे याद करवा दिए। क्या क्या याद करवा दिए? 4 क्वेश्चंस मैंने आपको उंगलियों पे याद करवा दिए। मैम क्या क्या याद करवा दिया? ध्यान से देखो, एग्जाम में आ जाए हमारे खून में सबसे ज्यादा मात्रा में कौन सी डब्ल्यूबीसी होती है, हमारे खून में सबसे कम मात्रा में कौन सी डब्ल्यूबीसी होती है, हमारे खून में सबसे बड़ी डब्ल्यूबीसी, सबसे छोटी डब्ल्यूबीसी। 4 आंसर फटाक से उंगलियों पे याद कर लेना। जी मैम कर लेंगे। अब अगला जो मैं पढ़ाने जा रही हूं उसको ध्यान से समझना बेटा। मैम ब्लड में ये डब्ल्यूबीसी को पहचानेंगे कैसे कि कौन सी न्यूट्रोफिल है? उसके ऊपर नाम थोड़ा ना लिखा है। अरे जो लैब में होते हैं डॉक्टर्स या जो लोग काम करते हैं इन सब पे, साइंटिस्ट लोग, वो कैसे पहचानते हैं कि ये न्यूट्रोफिल है, ये बेसोफिल है? कैसे पहचानेंगे? तो इनको पहचानने का तरीका होता है। पता है हम इनको कैसे पहचानते हैं? हम इनको इनके न्यूक्लियस को देख के पहचानते हैं। अरे डब्ल्यूबीसी के पास न्यूक्लियस होता है ना, केंद्रक होता है ना? हाँ जी मैम। तो इनका केंद्रक अलग अलग आकार और आकृति का होता है और उसी को देखकर हम पहचान लेते हैं। जरा देखिए मैम कैसे पहचान लेते हैं। तो जो बेसोफिल्स होती है ना, उसके पास 2 न्यूक्लियस होते हैं। मैं लिख दूं यहां पर, लिखो नीचे, ठीक है? यहां नीचे लिखेंगे हम बेसोफिल्स में कितने न्यूक्लियस होते हैं और कैसे पहचान लेते हैं हम। हिंदी में सेम नाम है बेसोफिल्स। बेसोफिल्स के आगे लिख देना, इसमें बाइलोब्ड न्यूक्लियस होता है। बाइलोब्ड न्यूक्लियस, इसमें 2 केंद्रक होते हैं। कितने? 2 केंद्रक हैं। लेकिन बेटा ये केंद्रक ना एक साथ होते हैं। 2 केंद्रक होते हैं लेकिन एक साथ जुड़े हुए होते हैं। कैसे होगा? देखो, पहला न्यूक्लियस और ये दूसरा न्यूक्लियस ऐसे होंगे, ये जुड़े हुए होंगे। तो ऐसा जब दिखेगा तो उसको कैसे पहचानते हैं कि ये बेसोफिल्स है? मैम दिखाओ ना। चलो दिखाते हैं। कहां पे लिखा हुआ बेसोफिल? आप देख लो बेटा, ये रहा बेसोफिल। इसमें एक न्यूक्लियस ये रहा और एक छोटा सा ये रहा। अब इसमें होता क्या है? एक बड़ा न्यूक्लियस होता है, एक छोटा होता है। तो शायद आप भी बना लो। देखो मैंने शायद ये थोड़ा सा बड़ा दिखाने की कोशिश करी थी, लेकिन कोई बात नहीं, ऐसे बना लो। ये एक छोटा होगा और एक ऐसे बड़ा सा होगा। तो बाइलोब्ड, लोब का मतलब होता है 2 अलग अलग लेकिन आपस में जुड़ा हुआ। तो ये 2 अलग अलग न्यूक्लियस लेकिन आपस में जुड़े हुए हैं। तो जैसे ही ऐसा न्यूक्लियस दिखा तो क्या पहचानेंगे? हम कहेंगे मैम ये तो बेसोफिल्स है। ठीक है मैम, समझ में आ गया। अब सुनो दूसरा, इसिनोफिल्स को कैसे पहचानोगे? इसिनोफिल्स को दूसरा दिखाती हूं आपको। इसिनोफिल्स को पहले मैं आपको दिखाऊंगी, ठीक है? अब आप बताना कि मैम कैसे पहचानेंगे इसको। इसिनोफिल्स कैसे पहचानोगे न्यूक्लियस को? ये रहा इसिनोफिल्स। आप देखो 2 हैं लेकिन बड़े बड़े हैं। देखो बेटा ऐसे 2 न्यूक्लियस लेकिन बड़े बड़े, ये रहा इसिनोफिल। तो आप लिख दोगे बिग साइज्ड बाइलोब्ड न्यूक्लियस। लिखो बिग साइज्ड बाइलोब्ड न्यूक्लियस। अरे 2 बड़े बड़े आकार के न्यूक्लियस होते हैं, ठीक है? इसमें तो एक बड़ा एक छोटा दिख रहा था ना? हाँ मैम। तो लिखो 2 बड़े बड़े आकार के केंद्रक पाए जाते हैं। 2 बड़े बड़े आकार के केंद्रक जिस भी डब्ल्यूबीसी के पास होंगे हम कह देंगे ये कौन सी है? ये तो मैम इसिनोफिल्स है। ये तो इसिनोफिल्स है। ठीक है मैम। आओ जरा यहां पर तीसरा, न्यूट्रोफिल्स को कैसे पहचानेंगे मैम? न्यूट्रोफिल्स को कैसे पहचानेंगे? बेटा न्यूट्रोफिल के पास ना 2 से अधिक न्यूक्लियस होते हैं।
2 से भी ज्यादा न्यूक्लियस होते हैं तो लिखो मोर देन 2 न्यूक्लियस। तो ऐसी WBC जिसके पास 2 से अधिक केंद्रक हैं, लिख दो, जिसके पास 2 से ज्यादा, 2 से अधिक केंद्रक हैं, उस WBC को हम देखते ही क्या बोल देंगे बेटा? हम बोल देंगे ये तो क्या है, ये तो न्यूट्रोफिल है। मैम दिखाओ, ये देखो बेटा, 2 से ज्यादा 3, मैक्सिमम 5 हो सकते हैं इसके पास, ठीक है? देखो 1 2 3 दिख रहे, तो 3 2 से ज्यादा ही होता है ना। हाँ मैम, तो आप क्या लिखोगे कि न्यूट्रोफिल के पास 2 से अधिक न्यूक्लियस, मैक्सिमम कितने, ब्रैकेट में देना 5 तक हो सकते हैं, 5 तक, हाँ 5 तक। अब आओ जरा मैम, मोनोसाइट में कैसा होगा? मोनोसाइट में, मोनोसाइट को कैसे पहचानोगे मैम कि ये मोनोसाइट्स हैं? तो मैं आपको दिखाती हूं, फिर आप ही पहचान के बताओ मुझे। मोनोसाइट्स को आप कैसे पहचानोगे, आप बताइए बेटा। इस फोटो में देखो, ये रहा मोनोसाइट। इस मोनोसाइट में एक ही न्यूक्लियस है और ये किसके जैसा है? किडनी के जैसा। बेटा किडनी कुछ ऐसा ही तो होता है, ऐसा ही तो किडनी होता है, बीन के शेप का। सोयाबीन, राजमा खाते हो, राजमा के आकार का किडनी होता है, और ठीक किडनी के आकार का एक न्यूक्लियस है किसके पास? मोनोसाइट के पास। तो लिख दो आगे, मोनोसाइट के आगे इसके पास ओनली 1 न्यूक्लियस है, एक केंद्रक है, और वो भी किसके जैसा? किडनी के जैसा। हमारे जो गुर्दे होते हैं ना, उन गुर्दों के आकार का। लिखो, एक केंद्रक है और उस केंद्रक का शेप कैसा है? हमारे गुर्दे जैसा, गुर्दे जैसा यानी किडनी जैसा है। ठीक है बच्चों? हाँ जी मैम। अब लिम्फोसाइट को कैसे पहचानेंगे मैम कि ये लिम्फोसाइट है? अभी दिखाती हूं आपको, लिम्फोसाइट दिखाती हूं 5 नंबर पे। 5 नंबर पे आपको लिम्फोसाइट्स दिखाती हूं। लिम्फोसाइट के पास भी एक ही न्यूक्लियस होगा, 1 न्यूक्लियस, लेकिन वो बहुत बड़ा होगा। उसका साइज क्या होगा? लार्जर होगा। तो लिखो, लिम्फोसाइट के पास एक बड़ा सा केंद्रक होता है, एक बड़ा सा केंद्रक होता है। मैम दिखाइए, मैं सब कुछ आपको दिखाते हुए जा रही हूं। ये देख लो, ये रही लिम्फोसाइट, एक है, और देखो कितना बड़ा है, देखो कितना बड़ा है। हाँ मैम, इतना डीप पूछेगा क्या? बेटा देखो, आपकी मैडम ने आपको ना पहले दिन एक प्रॉमिस किया था, क्या? कि मैं आपको तैयारी साइंस की इसलिए करवा रही हूँ इतनी अच्छे से कि आप 25 में से 24 नहीं, 25 में से 25 नंबर ला पाओ। अब जब आपको 25 में से 25 लाना है तो बेटा तैयारी भी तो 25 वाली होनी चाहिए ना। और 25 वाली तैयारी कैसे होगी? जब हम एग्जामिनर से 4 स्टेप, 4 कदम आगे रखेंगे। जब एग्जामिनर ये पूछ सकता है कि इसिनोफिल का काम क्या है, तो क्या एग्जामिनर ये नहीं पूछ सकता कि इसिनोफिल के पास कितने न्यूक्लियस होते हैं? आप मुझे बता दो, हाँ या ना में। पूछ सकता है ना, तो मैं क्यों छोड़ूं ये लाइन? क्यों छोड़ूं मैं? अगर मान लो किस्मत खराब हुई और एग्जाम में वही आ गया, तो तुम लोग आके किसको ब्लेम करोगे? मुझे ना। तो मुझे अपने सर पे ब्लेम थोड़ी ना लेना है। अरे जहां मैं 80 घंटे पढ़ाऊंगी वहां 10 घंटे और एक्स्ट्रा पढ़ा दूंगी, लेकिन पढ़ाऊंगी तो ऐसा ना कि तुम एग्जाम जब दे के आओ बाहर आके बोलो टीचर हो तो मैडम जैसी हो, है ना? एक भी क्वेश्चन अपने सिलेबस से बाहर नहीं जाने दिया, इसलिए मैं ऐसी तैयारी करवा रही हूं आपको। अब जिसे लग रहा है कि मैडम बहुत डीप में पढ़ा रही है, तो बेटा तुम छोड़ दो, तुम्हारा ही नुकसान है, मेरा थोड़ी ना घाटा है इसमें, है ना? अब आप एनसीईआरटी में, ये एनसीईआरटी का फोटो है। अब तुम बोलते हो मैम रेलवे में एनसीईआरटी आती है, तो बेटा एनसीईआरटी में जब ये फोटो दिया हुआ है, तो अब इस फोटो का मतलब मुझे समझाना चाहिए कि नहीं समझाना चाहिए? मैम समझाना चाहिए। समझाना चाहिए तो समझा दिया ना। ये क्या है? अब आप छोटे बच्चे को पकड़ के पढ़ा सकते हो। ये WBC है, इनकी सरफेस पर ऐसे पार्टिकल्स हैं, इसलिए ये ग्रैनुलोसाइट्स हैं, कणिका में है। और इनकी सरफेस पे देखो कोई पार्टिकल नहीं दिख रहा, तो ये एग्रैनुलोसाइट्स हैं, है ना? फिर आपसे पूछे ये क्या है, तो आप बता दोगे ऐसी WBC जिसके पास 2 से ज्यादा न्यूक्लियस है, उसको न्यूट्रोफिल कहते हैं।
ऐसी WBC जिसके पास 2 न्यूक्लियस हैं, दोनों बड़े हैं, उसको हम इसिनोफिल कहते हैं। बेसोफिल के पास एक बड़ा एक छोटा। मोनोसाइट के पास एक किडनी के आकार का, लिम्फोसाइट के पास एक यूं बड़े से आकार का। तो मैं क्यों ना पढ़ाऊं तुम्हें ऐसा, ठीक है। चलो अब आ जाओ, समझ में आ गया। तो कौन सी WBC को कैसे पहचानते हैं मैम? ऐसे देख के पहचान लेंगे उसके न्यूक्लियस को। जी मैम। अब बात ये आती है मैम इनके काम क्या है। सारी की सारी WBC है और WBC का काम होता है बीमारियों से बचाना, है ना मैम। ये सारी बीमारियों से बचाती है, ये सारी इन्फेक्शन से बचाती है, ये सारी बैक्टीरिया वायरस पे अटैक करती हैं क्या? जी हाँ। इन सारियों का एक ही काम है, आपको बीमारी से बचाना। लेकिन इनका काम करने का तरीका अलग अलग होता है बेटा, बस वही आपको पढ़ना है। चलो फिर लिखो एक एक करके कैसे कैसे ये बचाती हैं आपको। नंबर 1 पे लिखेंगे हम कौन कौन सी। 1 नंबर पे लिखो, इनके फंक्शंस पढ़ा रही हूं WBCs के, ठीक है। लिखेंगे आप बेसोफिल्स एंड इसिनोफिल्स। बेसोफिल्स एंड इसिनोफिल्स के फंक्शंस लिखो। अब हिंदी में अपने आप लिखना बेटा, कितनी बार हिंदी लिख दी, ठीक है। ज्यादा लिखूंगी तो फिर टाइम खराब होता है। बेसोफिल्स एंड इसिनोफिल्स के फंक्शंस लिखो, क्या काम करती हैं। ये दोनों ना एक जैसा काम करती है। इनके आगे लिखो दे प्रोवाइड फर्स्ट लेवल इम्यूनिटी। दे प्रोवाइड फर्स्ट लेवल इम्यूनिटी। ये प्रथम स्तर की इम्यूनिटी प्रदान करती है। ये प्रथम स्तर की फर्स्ट लेवल की इम्यूनिटी प्रदान करती है। प्रथम स्तर की इम्यूनिटी प्रदान करती है। इम्यूनिटी के भी लेवल होते हैं बेटा, हाँ 3 लेवल होते हैं। प्रथम स्तर की इम्यूनिटी देती है। अब दूसरी लाइन लिख लो और फिर मैं आपको समझाती हूं। ये ना नॉन लिविंग थिंग्स के अगेंस्ट इम्यूनिटी देती है, नॉन लिविंग्स के अगेंस्ट काम करती है। अब इस लाइन को पहले मैं समझाती हूं, फिर आप लिखना कि अगेंस्ट काम करती है। ये निर्जीव चीजों के विपरीत इम्यूनिटी देती है। अब कैसे देती है वो पहले सुनो ध्यान से बेटा। मैंने बायोलॉजी के इंट्रोडक्शन में पढ़ाया था लिविंग नॉन लिविंग क्या होता है। आप मान लो एलर्जी आप सबको होती है ना एलर्जी। किसी को धूल मिट्टी से एलर्जी होती है। धूल मिट्टी लिविंग है क्या? नहीं है ना। जब घरों में पेंट होते हैं, किसी को पेंट से एलर्जी हो जाती है। पेंट लिविंग है क्या? नहीं है ना। किसी को जब सुबह सुबह उठते छींके आती हैं, है ना, वातावरण में धुआं हो जाता है, धुआं हुआ, चूहे के बगल में बैठते हो, चूल्हे के बगल में बैठते हो, चूल्हे से धुआं निकलता है, धुएं से क्या हो जाती है? एलर्जी हो जाती है। तो एलर्जी कब होती है? जब कभी हमारे बॉडी के अंदर बाहर से कोई पार्टिकल्स आ गए और बाहर से कोई भी पार्टिकल्स या कोई ऐसा पोल्यूटेंट आ गया जो हमारे शरीर का नहीं है, आपको वो एलर्जी कर जाएगा ना एलर्जी। तो ये सब धूल मिट्टी धुआं है ना, ये सब क्या है? ये सब नॉन लिविंग्स होते हैं बेटा, नॉन लिविंग्स होते हैं। तो इन धूल मिट्टी के खिलाफ एलर्जी की रिएक्शन यही करवाती है। वो छोड़ो, मैं आपको एक चीज और बताती हूँ। चलो देखो मैं बताती हूँ क्या काम करती हैं। मैं इनके 3 काम बताऊंगी ABC करके। पहला काम बता रही हूं मैं, ये इन्फ्लामेटरी रिएक्शन करवाती है। ये इन्फ्लामेटरी रिएक्शन करवाती है। इन्फ्लामेटरी रिएक्शन का मतलब होता है सूजन आना। बेटा हमारी क्लास में मान लो कोई बहुत बदतमीज लड़का है, ठीक है, बदतमीज लड़का बहुत बदतमीजी कर रहा है, मैंने उसको एक चांटा लगा दिया, बहुत तेज चांटा पड़ा गाल पे। क्या होता है जब चांटा पड़ता है गाल पे? तो अगर किसी को चांटा मारा तो क्या होता है? सबसे पहले गाल पे जहां पर जिस हिस्से में मारा है वहां की सेल्स डेड हो जाती हैं। डेड का मतलब मर जाती है। वहां की कोशिकाएं
मरना शुरू हो जाती हैं, कोशिका मर जाती है। वहां क्या आएगा? रेडनेस आ जाएगी, लाल हो जाएगा गाल, हाँ मैम लाल हो जाएगा, सूजन हो जाएगी, स्वेलिंग आ जाएगी, हाँ मैम चारों के चारों उंगलियां छप जाएंगी आपकी, है ना, अंगूठा भी छप जाएगा, है ना, सूजन आ जाएगी, सूजन आ गई, हाँ मैम। और बेटा उस हिस्से पे दर्द होगा, दर्द होगा कि नहीं होगा? होगा मैम, दर्द होगा। और बच्चों सुनो, उस हिस्से पे वो हिस्सा जो है दर्द होगा, उसमें सूजन आ जाएगी और आपका गाल गर्म हो जाएगा, हीट, वहां से उष्मा, हीट निकलना शुरू हो जाएगा। कभी अपने पापा से चांटा खाया होगा ना, बहुत तेज चांटा पड़ता है तो क्या होता है, चांटा मारते हैं तो इस हिस्से में क्या होगा? अरे इंजेक्शन लगाया डॉक्टर ने, चांटा चलो नहीं खाया होगा तुमने, मान लेती हूँ मैं, सारे सभ्य बच्चे हैं, इंजेक्शन लगवाए, इंजेक्शन लगवा के आते हो तो क्या होता है उस जगह पे? वो जगह लाल लाल पड़ जाती है, सूज जाती है, वहां दर्द होता है और उस हिस्से को टच करोगे तो आपको गर्माहट का एहसास देगा। तो ये जो रिएक्शंस है ना, ये रिएक्शंस, इन्हीं को इन्फ्लामेटरी रिएक्शन कहते हैं। और पता है आपको ये इन्फ्लामेटरी रिएक्शन कौन करवाता है? ये बेसोफिल्स और इसिनोफिल्स का काम होता है। मैम एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आएगा? एग्जाम में क्वेश्चन आएगा जब भी हमारे शरीर में कहीं पर भी चोट लगती है बाहर से या कोई इंजेक्शन लगता है तो उस जगह की जो सेल्स हैं वो मर के लाल हो जाती हैं और उस जगह पे आपको दर्द होता है, तो उस दर्द की पहचान करवाना का काम कौन सी रिएक्शंस, कौन सी सेल्स करवाती हैं? बेसोफिल्स और इसिनोफिल्स करवाती हैं। ठीक है, तो ये जो है ना, ये सारी चीजें ये पता है किसने करवाई हैं? अब अगर बेसोफिल्स और इसिनोफिल्स नहीं होती ना तो आपको कितने चांटे मार लेती, कोई फर्क ही नहीं पड़ता तुम्हें। तो आपको चांटे से डर क्यों लगता है? क्योंकि चांटा जहां पड़ेगा वहां सूज जाएगा और दर्द होगा, तो सूजना और दर्द का एहसास कौन करवाएगा? बेसोफिल्स और इसिनोफिल्स करवाएंगे। तभी तो डर लगेगा दूसरी बार, इस बार चांटा नहीं खाऊंगा मैम से। आई बात समझ में? हाँ मैम। तो एग्जामिनर पूछेगा इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स कौन सी WBCs प्रोवाइड करती हैं? बेसोफिल्स और इसिनोफिल्स प्रोवाइड करती हैं। दूसरा काम लिखो, ए में ये, बी में, यही वो WBCs हैं जो आपके बॉडी में एलर्जी करवाती हैं। अब एलर्जी का नाम तो सबने सुन रखा होगा, ऐसा कोई इंसान नहीं जिसको ये ना पता हो एलर्जी होती है नहीं होती है। सुनो एलर्जी क्यों होती है वो सुनो पहले। जब भी हमारे शरीर में एक केमिकल निकलता है जिस केमिकल को हम हिस्टामीन कहते हैं, हिस्टामीन कहते हैं, और इसी हिस्टामीन की वजह से आपको एलर्जी होती है। हिस्टामीन क्या है? ये एक रसायन है, एक केमिकल है। ये जब जब हमारे बॉडी में निकलेगा ना, ये केमिकल जब जब निकलेगा तब तब आपको एलर्जी होगी बेटा। अब किसी किसी को ये केमिकल कब निकलता है? आपने सुना होगा फलाना इंसान कहता है मुझे ना मशरूम खाने से एलर्जी है, मैं मशरूम नहीं खा पाता हूँ, मुझे दाने हो जाते हैं बॉडी पे। कोई कोई कहता है मुझे सुबह उठते उठते एलर्जी हो जाती है, कोई कोई कहता है मुझे धूल मिट्टी से एलर्जी है ना, कोई कोई कहता है मुझे गेहूं से एलर्जी है, आजकल गेहूं खाने से एलर्जी हो रही है लोगों को। कोई कोई कहता है मैं बेसन नहीं खा पाता, बेसन से एलर्जी हो जाती है। ऐसे सुना होगा आपने, है ना, सुना होगा, राइट मैम, है ना। तो बेटा एलर्जी कब होती है पहले वो कॉन्सेप्ट सुनो। जब भी हमारे शरीर के अंदर बाहर से ऐसा कोई चीज आ गया जिसको हमारे बॉडी ने एक्सेप्ट नहीं किया, एक्सेप्ट नहीं किया, कुछ भी आ गया, धूल मिट्टी आ गई, पॉल्यूशन का पार्टिकल्स आ गए, धुआं आ गया हमारे बॉडी में, चला गया अंदर, धुआं ले लिया आपने शरीर के अंदर, तो आपको क्या होगी? आपके बॉडी में ये धुआं, ये धूल मिट्टी जाकर क्या करेगा? हिस्टामीन रिलीज करेगा। और ये हिस्टामीन पता है कौन बनाता है? बेसोफिल्स और इसिनोफिल्स बनाते हैं। जैसे ही बाहर से धुआं आया, धूल मिट्टी आई, पॉल्यूटेंट्स के पार्टिकल्स आए, बेसोफिल्स और इसिनोफिल्स कहेंगी भाई साहब आ गया कुछ बाहर से ऐसा माल जो हमारा नहीं है। क्या बना देंगी? हिस्टामीन बना देंगी। और ये हिस्टामीन जब जब बनेगा आपको क्या होगी? एलर्जी होगी। आपको छींकें आएंगी, खांसी आएंगी, नाक से पानी बह जाएगा,
शरीर पे छोटे छोटे दाने हो जाएंगे, खुजली हो जाएगी, शरीर पे रैशेस पड़ जाएंगे। आप कहोगे भाई साहब एलर्जी होगी, पता नहीं कल तो क्या खा लिया ऐसा एलर्जी हो गई। अब आप डॉक्टर के पास जाओगे, डॉक्टर आपको एंटी एलर्जिक दवाइयाँ देगा। वो दवाइयाँ जो आपकी एलर्जी ख़त्म कर दें उनको एंटी एलर्जिक दवाइयाँ कहते हैं। जैसे सिट्राजिन नाम की एक टैबलेट आती है ना। तो बेटा क्या होता है, अब एलर्जी ठीक कैसे होती है? तो जो एंटी एलर्जिक दवाइयाँ होती हैं ना, वो पता है क्या करती हैं? वो आती हैं और इस हिस्टामिन के सिक्रेशन को बंद कर देती हैं। और जैसे हिस्टामिन बंद, एलर्जी खत्म। जैसे ही हिस्टामिन बंद, आपका एलर्जी खत्म हो जाता है ना। आई बात समझ में? हाँ जी मैम। तो एग्जाम में क्वेश्चन आता है एलर्जी किस केमिकल के निकलने से होती है? तो एलर्जी हमारे शरीर में हिस्टामिन केमिकल के निकलने से होती है। आपसे पूछेगा एलर्जी करवाने वाली WBCs कौन कौन सी होती हैं? बेसोफिल्स और इसिनोफिल्स होती हैं। बेसोफिल्स और इसिनोफिल्स होती हैं। तो ये दो काम बेसोफिल्स और इसिनोफिल्स ने कर दिया। पहला काम इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करना। जब कोई इंजेक्शन लगाता है, कांटा चुभता है, आपको थप्पड़ मारता है, आपको घूसे पड़ती हैं, लातें पड़ती हैं, तो उसके बाद जो रिएक्शन आता है उसी को इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स कहते हैं। दूसरा, जब आपके बॉडी में कोई भी अनवांटेड पार्टिकल्स आ गए जो आपके शरीर के नहीं है और बॉडी उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाया, तो आपके बॉडी में एलर्जी हो जाती है। उस एलर्जी को करने के लिए क्या हिस्टामिन प्रोड्यूस करता है? बेसोफिल और इसिनोफिल्स। आपको एक बात बताऊं, एलर्जी अच्छी होती है। आप खुद सोचो, आपके शरीर में ऐसे कोई चीजें आ गई हैं जो टॉक्सिक है, जहरीली है, और आपको एलर्जी नहीं हुआ, आपको पता थोड़ी लगेगा। तो वो धीरे धीरे वो जहरीली चीज आपके धीरे धीरे अंगों के अंदर जाके जम जाएगी और आपके ऑर्गन्स खराब नहीं कर देगी क्या वो चीज? हाँ मैम। तो एलर्जीज अच्छी होती हैं। अगर एलर्जी नहीं होगी तो आपको पता ही नहीं लगेगा भाई साहब आप कौन सी चीज ऐसी ले रहे हो अपने बॉडी में जो आपके शरीर को नुकसान पहुंचा रही है धीरे धीरे। एलर्जी हो रही है, इसका मतलब आपका इम्यून सिस्टम काम कर रहा है, आपके इम्यून सिस्टम ने पहचान लिया है बाहर से कुछ खराब चीज आई है भाई साहब, ये आगे से नहीं खानी। तो एलर्जीज आर गुड। एलर्जी होना अच्छी बात है। एलर्जी नहीं हो रही है ना किसी चीज से, तब समझना तुम्हारा इम्यून सिस्टम में गड़बड़ है, तो एलर्जीज अच्छी होती हैं। तभी तो तुम्हें पता लगेगा कि आगे से वो चीज नहीं खानी भाई, उस चीज से बच के रहना भाई। ठीक है। तीसरा, सी वाला पॉइंट हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे कि तीसरा क्या काम कर सकती हैं बेसोफिल्स एंड इसिनोफिल्स। बेटा मैं मानती हूं थोड़ा सिलेबस आपको लग रहा होगा बहुत स्लो चल रहा है, लेकिन मैं कुछ छोड़ के नहीं पढ़ाना चाहती। क्यों? क्योंकि बेटा एग्जामिनर का कोई भरोसा नहीं है कहां से क्या पूछ ले, और मैं बिल्कुल रिस्क नहीं लेना चाहती आपके सिलेबस के साथ कि आपसे कोई ऐसा क्वेश्चन पूछ ले एग्जामिनर आप उसको बना ना पाओ। इसलिए सिलेबस की चिंता मत करो, आपके एग्जाम से पहले सिलेबस हो जाएगा। लेकिन बेटा मैं पढ़ाऊंगी ऐसा कि आप एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़